नमस्ते यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आज के इस क्विक रिवीजन सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी पीएसी। चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस, पार्लियामेंट का ये फाइनेंशियल कंट्रोल मैकेनिज्म हमेशा एक हाई यील्ड एरिया रहा है। तो बिना वक्त जाया किए मैं बिल्कुल आसान हिंदी में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगी। अपना पूरा ध्यान बनाए रखिए और चलिए इस एक्सप्लेनर को शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 कोर एरियाज पर फोकस करेंगे। इसका कॉन्टेक्स्ट और जेनेसिस, पैक के कॉम्पोजिशन, इसके कोर फंक्शंस, एक्सेस एक्सपेंडिचर की स्क्रूटनी और आखिर में सीएजी के साथ इसका कनेक्शन और नई मॉडर्न इनिशिएटिव्स। एकदम लॉजिकल और क्रिस्प रिवीजन जहां हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं पहले सेक्शन पर। आखिर आज हम पैक के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं और इसका इतिहास कहाँ से शुरू होता है। करंट कॉन्टेक्स्ट ये है कि श्री केसी वेणुगोपाल को 2026-27 टर्म के लिए पीएससी का चेयरमैन रीअपॉइंट किया गया है। एज एन एस्पिरेंट हमें यहाँ पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। एक फैक्चुअल और पार्लियामेंट्री डेवलपमेंट के रूप में इसे ध्यान में रखिए, क्योंकि यूपीएससी अक्सर करंट न्यूज़ से ही पॉलिटी के क्वेश्चंस फ्रेम करता है। अगर हम हिस्ट्री देखें तो पैक की जर्नी में कुछ बहुत ज़रूरी माइलस्टोन्स हैं। सबसे पहला कीवर्ड है 1921। पैक पहली बार 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के तहत एस्टैब्लिश हुई थी। फिर 1950 में हमारा संविधान लागू होने के बाद ये एक फुल फ्लेज्ड पार्लियामेंट्री कमेटी बन गई। और एक पॉइंट जहां यूपीएससी हमेशा ट्रिक करता है वो है 1967। 1967 में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्वेंशन शुरू हुई कि पैक का चेयरमैन हमेशा ऑपोजिशन पार्टी से होगा। ध्यान रहे, ये कोई लॉ नहीं है, सिर्फ एक परंपरा है, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी को बहुत मजबूत बनाती है। अब आते हैं एग्जाम के सबसे फेवरेट पार्ट पर, यानी पैक का कॉम्पोजिशन। ये प्रीलिम्स के लिए एक हाईली टेस्टेड एरिया है। इसका स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन बिल्कुल आपके टिप्स पर होना चाहिए। पैक में टोटल 22 मेंबर्स होते हैं। इस आंकड़े को बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लीजिए। इन 22 में से 15 मेंबर्स आते हैं लोकसभा से और बाकी 7 आते हैं राज्यसभा से। ये 15 और 7 का स्प्लिट पार्लियामेंट्री कमिटीज में काफी स्टैंडर्ड है और रिवीजन के वक्त इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कॉम्पोजिशन के इन 3 क्रूशियल रूल्स पर खासकर ध्यान दीजिए। पहला, मेंबर्स का इलेक्शन हर साल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए होता है, ताकि सभी पार्टीज को फेयर शेयर मिले। दूसरा, और इस पर प्रॉपर्ली डबल स्टार लगा लीजिए, मिनिस्टर्स आर नॉट एलिजिबल। एक कैबिनेट मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट कभी पैक का मेंबर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि आप खुद के खर्चों की निष्पक्ष जांच थोड़ी ना कर सकते हैं। और तीसरा, चेयरमैन को हमेशा लोकसभा स्पीकर ही अपॉइंट करते हैं। और हाँ, जैसा मैंने पिछले पॉइंट में टच किया था, इन मेंबर्स का टेन्योर स्ट्रिक्टली 1 साल का ही होता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कमेटी की इंडिपेंडेंस बनी रहे और हर साल एक फ्रेश अनबायस्ड स्क्रूटनी हो सके। चलिए अब देखते हैं इसके कोर फंक्शंस और स्कोप। एक फाइनेंशियल वॉचडॉग के रूप में आखिर ग्राउंड लेवल पर पैक करती क्या है? अपने रोल में पैक इन 3 मेन रिपोर्ट्स को क्लोजली एग्जामिन करती है। पहला, अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, जो ये दिखाता है कि बजट में सैंक्शनड अमाउंट के अगेंस्ट एक्चुअल खर्चा कैसा रहा। दूसरा, फिनेंस अकाउंट्स, जो गवर्नमेंट के टोटल रिसीट्स और डिसबर्समेंट्स का लेखा जोखा है। और तीसरा, सबसे ज़रूरी, सीएजी की रिपोर्ट्स। सीएजी जो आंकड़े और गलतियां निकालता है, पैक उन्हीं को अपना बेस बनाकर अपना एनालिसिस शुरू करती है। लेकिन ध्यान दीजिए, इनका स्कोप सिर्फ लीगल टिक मार्क्स लगाना नहीं है। पैक का काम लीगैलिटी के बहुत आगे जाता है। ये चेक्स करती है कि क्या पब्लिक मनी प्रॉपर एफिशिएंसी, इकोनॉमी और प्रोप्राइटी के साथ खर्च हुआ या नहीं। यहाँ प्रोप्राइटी का मतलब है कि क्या पैसा समझदारी और जिम्मेदारी से खर्च किया गया। अगर कोई वेस्ट या लॉस हुआ है तो पैक उस वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को आइडेंटिफाई करती है और सरकार को करेक्टिव मेजर्स बताती है। इससे जुड़ा हुआ हमारा चौथा सेक्शन है, एक्सेस एक्सपेंडिचर में पीएसी का क्या रोल है। ये बहुत ही स्पेसिफिक और इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सिनेरियो है। एक्सेस एक्सपेंडिचर का सिंपल सा मतलब है जब गवर्नमेंट का एक्चुअल खर्चा पार्लियामेंट द्वारा सैंक्शन किए गए अमाउंट की लिमिट क्रॉस कर जाए। जब भी ऐसा होता है, पीएसी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है और इन एक्सेस खर्चों के पीछे के रीजंस को थरली एग्जामिन करती है। अब इस टेक्निकल पॉइंट को एग्जाम में मिस मत कीजिएगा। आर्टिकल 115, यूपीएससी हमेशा एग्जैक्ट आर्टिकल्स पूछता है। पीएससी जब इन रीजंस को एग्जामिन कर लेती है, उसके बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 115 के तहत इस एक्सेस खर्च को रेगुलराइज किया जाता है। यानी पीएससी की डीपली की गई स्क्रूटनी के बिना सरकार के इन एक्स्ट्रा खर्चों को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन मिल ही नहीं सकता। आखिर में आते हैं अपने लास्ट सेक्शन पर, लिंक विद द सीएजी और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मॉडर्न इनिशिएटिव्स। यहाँ आपको एक कंप्लीट और अपडेटेड पिक्चर मिलेगी।
पैक और सीएजी का बॉन्ड कैसा है? एक बहुत क्लासिक कोट है जो मेंस और प्रीलिम्स दोनों में देखा जाता है। सीएजी को पैक का फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड कहा जाता है। असल में पैक के मेंबर्स फिनेंस के हार्डकोर टेक्निकल एक्सपर्ट्स नहीं होते, इसलिए उन्हें मदद चाहिए होती है। और सीएजी के डिटेल्ड ऑडिट रिपोर्ट्स और उनका एनालिसिस ही उन्हें रास्ता दिखाते हैं कि इरेगुलर खर्चा कहाँ हुआ है। कैग आमतौर पर पैक के लिए इन 4 तरह के ऑडिट्स करता है। अकाउंटेंसी ऑडिट, ये देखने के लिए कि मैथ्स बिल्कुल ठीक है। रेगुलरिटी ऑडिट, कि खर्चा रूल्स के मुताबिक हुआ है या नहीं। प्रोप्राइटी ऑडिट, कि विजडम और एथिक्स फॉलो हुए या नहीं। और परफॉर्मेंस ऑडिट, यानी जिस योजना में पैसा लगा उसने एक्चुअल रिजल्ट्स दिए भी या नहीं। अब एक बिल्कुल नई और रेलेवेंट डेवलपमेंट। पीएससी अपनी रिकमेंडेशंस तो दे देती है, पर क्या उन पर एक्शन होता है? इसके लिए सरकार को एक्शन टेकन नोट्स या ATNs 6 महीने के अंदर सबमिट करने होते हैं। और अब इन नोट्स को एक्यूरेटली ट्रैक करने के लिए कि पेंडेंसी कम से कम हो, ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम या APMS इंट्रोड्यूस किया गया है। एग्जाम में एक सॉलिड इंप्रेशन डालने के लिए आंसर में इस APMS का जिक्र करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इन सारी डिटेल्स को समझने के बाद आखिर में इस सवाल पर थोड़ा विचार कीजिए। अगर पीएससी टैक्स पेयर्स के पैसे को लीगल, एफिशिएंट और प्रॉपर्ली यूज होना इंश्योर करती है, तो ये अल्टीमेट फाइनेंशियल वॉचडॉग आज के कॉम्प्लेक्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट की ट्रांसपेरेंसी को आखिर किस तरह शेप कर रहा है। ये सिर्फ एक स्टैटिक पॉलिटी फैक्ट नहीं है, बल्कि एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है जो आपको एक बेटर एडमिनिस्ट्रेटर बनने में मदद करेगा। मुझे उम्मीद है ये क्विक रिविजन एक्सप्लेनेयर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए फायदेमंद रहेगा। कीप रिवाइजिंग, स्टे फोकस्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट।